अदिति, दो दो इस इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं उनके जरिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक, हमने देखा है कि रियल एस्टेट के नंबर्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अब घट रहे हैं। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल में भी है, जो टू व्हीलर सेगमेंट है या 4-5 लाख रुपए से नीचे वाली कारों का सेगमेंट है, वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है। ट्रैक्टर की सेल्स इस महीने गिरी है। मॉनसून बहुत रोबस्ट नहीं है, तो ऐसे में ग्रोथ का एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। कैसे एडजस्ट करेगा आरबीआई? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करें तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ही अनइवन है। कुछ सेक्टर्स में हमें डिमांड बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जैसे कि सर्विसेज, जहां पे पेंडेमिक के 2 सालों में डिमांड बिल्कुल ही कोलैप्स हुई थी, तो वहां पे तो काफी स्ट्रांग डिमांड है। लेकिन और सब सेक्टर्स में डिमांड इक्वली स्ट्रांग नहीं है, और कई सेक्टर्स में तो काफी पैची भी है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी और उसका जो इम्पैक्ट बहुत ही डायरेक्टली आया कंज्यूमर्स के वीकली वॉलेट पे, उसकी वजह से जो लोअर इनकम हाउस होल्ड हैं वहां पे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग की क्षमता अभी काफी लिमिटेड है। और वो आपको दिख रहा है इन तरह के प्रोडक्ट्स में जो आपने मेंशन किया। साथ ही साथ जो हम एफएमसीजी की कमेंट्री सुनते हैं, जिस तरह से उन्हें प्राइस हाइक्स लेने पड़े और उससे जो इम्पैक्ट हुआ कंज्यूमर डिमांड पे, वो हमने पिछले 2-3 महीने में काफी खुल के देखा है। तो आई थिंक इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ की सिचुएशन अमेरिका से बहुत फर्क है। वहाँ डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेबर मार्केट भी अब तक काफी स्ट्रांग थी। अब ऑफ कोर्स इनकमिंग डेटा तो हर मंथ हमें वॉच करना ही पड़ेगा, बट इंडिया के केस में मुझे लगता है कि ग्रोथ अनइवन है और हर सेक्टर में इक्वली स्ट्रांग नहीं है। जहां पे प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है अब तक। आगे जाके दो हमें चीजें बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेंगी। एक तो ये अनइवन मॉनसून का क्या इम्पैक्ट होता है खरीफ क्रॉप्स पे। पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि अभी तक जो राइस है उसकी सोइंग में काफी वाई लैग है। और दूसरी बात, जहां हमको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है सर्विसेज, वहां पे किस तरह का सर्विसेज का इन्फ्लेशन का मोमेंटम आगे जाके बनता है। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आरबीआई अपना सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन हल्का सा घटाएगा, 6.5% पे। ग्रोथ का फोरकास्ट चेंज नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हमें इस साइकिल में, क्योंकि ग्रोथ अनइवन है, बहुत ज्यादा पॉलिसी टाइटनिंग इंडिया में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी इन्फ्लेशन को किसी तरह काबू में लाने की वजह से अगर ग्रोथ की सैक्रिफाइस हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अप्रोप्रिएट पॉलिसी आउटकम रहेगा इस करंट साइकिल में। तो हमें पूरा आगे जाके हमें लगता है कि 60 बेसिस पॉइंट्स का अगस्त और सितंबर की पॉलिसीज के बीच में हाइक होना चाहिए, और उसके बाद क्लियरली डेटा डिपेंडेंट होना चाहिए कि और हमें कितनी रेट हाइक्स करने की जरूरत है। डेटा डिपेंडेंसी के लिए एक फैक्ट अभी सामने आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिर बढ़ा दी है ब्याज दरें ½ %, और अब उनकी रेट हो गए हैं 1.25%। छठवीं बार लगातार बढ़ाई है 2009 के बाद से। तो ये अपने आप में एक और तरीके का प्रेशर बन रहा है, जो हम शुरुआत में ही बातचीत कर रहे थे। जय सर, क्या आपको लगता है कि ये एक अपना अलग तरीके का चैलेंज क्रिएट हो रहा है? ग्लोबली भी करेंसी के ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसके बीच में कैसे हम बैठाएंगे? हमको लगता है कि क्या हम बाहरी प्रेशर में इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि हमको करेंसी भी अपनी बचानी है? मैं दो चीज बताता हूँ, एक एनालिस्ट और मार्केट जो बोल रहे हैं, राइट। तो पहले बाहरगांव वाले लोग जो थे वो तो टर्मिनल रेट अपना 7% प्लस पकड़ के चल रहे थे। अपने वाले इंडिया के एनालिस्ट जो थे वो 6.5-6 के आसपास थे, अभी 6 के आसपास आ गए सब। एंड मैं पर्सनली तो बोल रहा हूँ कि लास्ट 50 करोड़ आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। इनफैक्ट अभी जो एनालिस्ट जो 6 पे थे वो भी 6 अभी इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन का तो प्रॉब्लम इतना नहीं दिख रहा है। इन्फ्लेशन के लिए 50 बेसिस पॉइंट मोर देन इनफ है, बट करेंसी को बचाने के लिए आप रेट बढ़ाइए, क्योंकि यूएस का रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ेगा, तो देयरफॉर अपना करेंसी भी प्रेशर आएगा। मेरे को नहीं लगता है कि यूएस रेट डिफरेंशियल अगर नैरो भी होता है, क्योंकि पहले अपना इन्फ्लेशन उनका इन्फ्लेशन अलग ट्रेजेक्टरी पे थे। वो लोग 2% पे थे, हम लोग 4 से 6% पे थे। कभी भी हम 6 और 7% पे है, वो हमसे ज्यादा है। तो
इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर कम होता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो मेरा ये मानिए तो वो हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनका टारगेट है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन के लिए आप बढ़ा के, अगर आप बाकी लोग एनालिस्ट भी तैयार सोच रहे हैं कि अभी जरूर नहीं पड़ेगा, तो मेरे को भी वही लगता है कि बेसिकली इन्फ्लेशन का फोकस करें। एज फार एज फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न, अपने पास काफी रिजर्व्स है। आपका सही बात है कि का जो नंबर आया ट्रेड डेफिसिट का, इट्स लाइक आपका एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली रिफाइनिंग एक्सपोर्ट हैज बीन रिड्यूस। तो वो तो एज आई सेड वो ग्लोबल हेडविंड चल रहा है, उसके कारण हमको काफी कुछ चीज करना भी पड़ा था। यहाँ पे ड्यूटी भी डाले थे, तो उससे वजह से थोड़ा वो एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। बट एक बढ़िया चीज जो हो रही है, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके साथ में मिलके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास बहुत रिजर्व्स भी है, तो इतना मैं बहुत वरीड नहीं हूँ। जी जोशी सर, ये जो बहुत सारा अनइवन डेटा है, और जैसा जयेश जी कह रहे हैं, अदिति भी कह रही थी कि बहुत जगहों पे बड़ा मुश्किल होता है इस डेटा को समझ पाना कि दरअसल वो ट्रेंड क्या बन रहा है। जैसे अब आप देखिए हमारा डेट टू जीडीपी कितना बढ़ गया है, कैट बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमें ऊपर एक प्रेशर बना हुआ कि हमको अपनी करेंसी भी मजबूत करनी है, वो उतना ज़्यादा वीक ना हो, फ्लाइट डॉलर यहाँ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा तो जून का जो पहले हाफ कट फ्रीक्वेंसी डेटा था उसमें 4% की ग्रोथ आई थी, जो बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोग मान रहे थे क्रेडिट की। लेकिन अगर वो रेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8, 9, 10% तक जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए इसको मैनेज करना। आरबीआई तो अपना काम कर देगा, इन्फ्लेशन को सप्रेस करेगा, वो भी मुझे लगता है कि ग्लोबल प्रेशर में, लेकिन ग्रोथ फिर सैक्रिफाइस हो जाएगी सर। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है। देखिए आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है, जिस तरह की बात की जा रही है, टर्मिनल रेट 6% से थोड़ा अगर कम ही रहता है, तो वो कोई बहुत ज्यादा हाइक नहीं है। वो एक्चुअली अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इंडिया में, वो जो प्री पैंडेमिक लेवल है उससे नीचे हैं, जो बोरिंग लेंडिंग रेट्स हैं। तो अभी कोई इतना मतलब इतनी ज्यादा टाइटनिंग नहीं हुई है, और रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के वो अभी भी नेगेटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिव हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई का एक्शन है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे इमीडिएटली नहीं पड़ता, 3 से 4 क्वार्टर बाद पड़ता है। तो ये जो इसका असर 4th क्वार्टर में ग्रोथ में दिखाई देगा, उससे पहले इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। हालांकि ट्रांसमिशन अब पहले से ज्यादा तेज है। अभी भी अगर आप देखें, आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, और उसमें आप हाउसिंग लोन रेट उससे कम बढ़े हैं, और जो ऑटो लोन रेट्स हैं वो तो उससे भी कम बढ़े हैं। तो अभी बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉलिसी एक्शन जो है अभी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिव होना शुरू हो गया, खासकर इस साल की जीडीपी ग्रोथ के लिए। अगले साल के लिए हाँ, अगर ये रेट बढ़ते रहे तो उसका असर अगले साल की जीडीपी पे अवश्य पड़ेगा। सर 8% हो गया होम लोन जोशी सर, और अभी तो ये इस समय की बात है, और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, 9-10% तक जाएगा। नहीं, देखिए वो तो ऑब्जेक्टिव ही वही है ना। महंगाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? जीडीपी को नीचे लाएगा तभी महंगाई कंट्रोल में आएगी। बिना कोई बाईपास तो कर नहीं सकता उसको, तो ग्रोथ को तो उसको नीचे लाना ही पड़ेगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो कितना ग्रोथ सैक्रिफाइस वो टॉलरेट करेंगे इस पे निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय फिलहाल कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ सैक्रिफाइस इन पॉलिसी एक्शंस का दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आए और फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।